हाय गाइस, कैसे हैं? मैं एसके सर अपने यूट्यूब चैनल किंग्स इंग्लिश पर एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वॉइस पर। लेकिन वॉइस पर हम लोग बात करना शुरू करें उससे पहले एक बहुत ही विनम्र निवेदन है। जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट और शेयर करें। चलिए आज के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। वॉइस, बिल्कुल सही, हम लोग जानते हैं इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें स्पोकन इंग्लिश और साथ ही साथ रिटन इंग्लिश में भी पड़ती है। और बिना इसके सही जानकारी के हमारे एक्सप्रेशंस उतने पावरफुल और इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। चलिए वॉइस वर्ड से जुड़ी हुई थोड़ी सी हिस्टोरिकल जानकारी लेते हैं और फिर बात करते हैं आगे वॉइस की। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि वॉइस एक इंग्लिश वर्ड है और ये वर्ड लैटिन लैंग्वेज, बिल्कुल सही, जैसे इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, वैसे ही लैटिन भी एक भाषा है। और लैटिन भाषा के ही वोक्स, VOX, वोक्स वर्ड से अंग्रेजी भाषा में वॉइस शब्द आया है। ये थोड़ी सी हिस्टोरिकल जानकारी आपके लिए। अब आगे देखते हैं कि वॉइस की बात हम जब करते हैं तो वॉइस में क्या बातें बहुत ज़रूरी है, कौन सी बातें बहुत ज़रूरी है और हमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। जब हम वॉइस की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात करते हैं, सही तरह से समझने की बात करते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि वॉइस के टोटल मैकेनिज़्म को समझें और तभी हम वॉइस की सही अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। जब हम वॉइस की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात करते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम पूरे विषय को बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ जब हम समझेंगे तो निस्संदेह ही हमारी समझ, हमारी वॉइस पर पकड़ बहुत ही मजबूत हो जाएगी। और इसके लिए पहले हमें ये समझना चाहिए कि वॉइस एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक स्टेटमेंट को दो तरह से प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल सही, एक ही बात को दो तरीके से कहने का पूरा सिस्टम ही वास्तव में वॉइस है। दिए हुए चलिए एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करते हैं और बात को समझते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास एक पहला स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, राम किल्ड रावणा। बिल्कुल सही, राम किल्ड रावणा, जिसका मतलब है राम ने रावण को मारा। अगर हम यहाँ देखें तो एक्शन क्या है, वर्क क्या है, व्हाट इज द एक्शन। यहाँ जो एक्शन है किल्ड, जिसे हम वर्ब कहते हैं, VERB, जो एक्शन है वो किल्ड है। और ये एक्शन किया कौन, ये काम हुआ किसके द्वारा, किसने किया, राम। तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट है। और जब यहाँ काम किया गया, काम क्या है, मारना। और जब मारने का काम हुआ तो इस काम का जो फल है, दैट वी कैन टेल इम्पैक्ट पॉइंट, IMPACT, इम्पैक्ट पॉइंट, यानी कि काम का जो डायरेक्ट असर है वो किस पर पड़ा, रावणा पर। राम किल्ड रावणा, यानी जो एक्शन है उसका परिणाम झेलना पड़ा यहाँ रावण को। और इस काम का फल या असर या इम्पैक्ट कहें, यहाँ देखने को मिल रहा है। चलिए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। रावणा वॉज किल्ड बाई राम। यहाँ पर भी अगर हम देखें, यहाँ भी काम वही है, मारना, दिस इज वर्ब। और ये काम जब हुआ है तो इसका असर किस पर पड़ रहा है, व्हाट इज द इम्पैक्ट पॉइंट। इम्पैक्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं, इम्पैक्ट पॉइंट, इस एक्शन का इम्पैक्ट पॉइंट
यहाँ पर रावणा है, मीन्स रावणा वॉज किल्ड बाई राम। इस क्रिया का पूरा असर यहाँ पर आया, रावणा। दिस इज द इम्पैक्ट पॉइंट। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रावण क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि हम एक दोनों ही सेंटेंसेस का मतलब तो वही है, मीनिंग वही है। राम किल्ड रावणा, रावणा वॉज किल्ड बाई राम, बोथ द सेंटेंसेस हैव द सेम मीनिंग। लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस हम देख रहे हैं ग्रामेटिकली। अगर हम ग्रामर के स्ट्रक्चर को एनालाइज करें तो पाते हैं कि यहाँ पर जो एक्शन हुआ उसका इम्पैक्ट देखिए वर्ब के उस तरफ गया, इम्पैक्ट पॉइंट वर्ब के उस तरफ है, जबकि इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि जो एक्शन हो रहा है उसका इम्पैक्ट पॉइंट वर्ब के इस तरफ है। मीन्स हेयर द इम्पैक्ट पॉइंट is just in the right side and over here the impact point is in the left side। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इम्पैक्ट पॉइंट थ्योरी को। और इस इम्पैक्ट पॉइंट थ्योरी को अगर सही तरह से समझते हैं तो वॉइस का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल सही, बिल्कुल साफ हो जाएगा। और जब हम बात करते हैं इम्पैक्ट पॉइंट थ्योरी का, दोनों ही पिक्चर हमारे नज़र के सामने है और सारी तस्वीर क्लियर है। हम यहाँ देख रहे हैं कि वर्ब और वर्ब का इम्पैक्ट पॉइंट राइट साइड जा रहा है, और जब भी वर्ब का असर राइट साइड यानी वर्ब के उस तरफ पड़े तब वो एक्टिव वॉइस कहलाएगा, जहाँ पर सब्जेक्ट कुछ करता है और उसका इम्पैक्ट पॉइंट जिस वर्ड पर पड़ता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। और हमेशा याद रखना चाहिए कि एक्टिव वॉइस में इम्पैक्ट पॉइंट राइट साइड में होगा, और वहीं पैसिव वॉइस की जब बात करते हैं तो वहाँ जो वर्ब का इम्पैक्ट पॉइंट है यानी काम जो होगा उसका जो इम्पैक्ट है वो लेफ्ट साइड में आएगा, उसका इम्पैक्ट पॉइंट वर्ब के लेफ्ट साइड यानी खुद सब्जेक्ट पर पड़ता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल के साथ। और जैसा कि हम जानते हैं वॉइस का मतलब एक ही स्टेटमेंट को, एक ही बात को दो तरह से, अलग अलग तरह से कहने का तरीका ही वॉइस है। जैसा कि हम जानते हैं जब हम इस सेंटेंस को लेते हैं, रोहित इज़ ईटिंग अ मैंगो, बिल्कुल सही, रोहित इज़ ईटिंग अ मैंगो यानी रोहित एक आम खा रहा है। चलिए आगे के इस सेंटेंस को लेते हैं, अ मैंगो इज़ बीइंग ईटन बाय रोहित। जो बात यहाँ कहा गया वही बात यहाँ भी है, अ मैंगो इज़ बीइंग ईटन बाय रोहित यानी एक आम रोहित के द्वारा खाया गया। और यहाँ पर हम एक्शन देखते हैं तो इज़ बीइंग ईटन ये पूरा वर्ब है, जो एक्शन हुआ, काम हुआ, और इस काम का असर उल्टा सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट अ मैंगो है, ये काम को कर नहीं रहा है बल्कि काम को झेल रहा है। क्यों? क्योंकि अ मैंगो इज़ बीइंग ईटन बाय रोहित, रोहित के द्वारा एक आम खाया गया, खाने का काम हुआ और असर सब्जेक्ट पर पड़ा। इस कंडीशन में सब्जेक्ट को हम सफरर कहते हैं या रिसीवर ऑफ द एक्शन, सफरर ऑफ द एक्शन या रिसीवर ऑफ द एक्शन यानी काम के प्रभाव को झेलने वाला, लेने वाला। इस तरह से हम देख रहे हैं कि साफ एक क्लियर पिक्चर मिल रहा है यहाँ पर दो तरह के वॉइस का, एक्टिव वॉइस जहाँ पर थ्योरी इस तरह से होगा और पैसिव वॉइस जहाँ पर इम्पैक्ट पॉइंट इस तरह से होगा। इस थोड़ी सी जानकारी को ध्यान में रखकर हम वॉइस पर अपनी पकड़ बहुत ही मजबूत बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं वहाँ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को
आई लव माई स्कूल, मैं अपने स्कूल से प्यार करता हूँ। अगर इस सेंटेंस को देखते हैं ये एक्टिव वॉइस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट खुद काम को कर रहा है, यानी here the subject is active. Subject that means the doer, subject means the actor, यानी सब्जेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है स्कूल को प्यार करने का। सो आई लव माई स्कूल। और जब सब्जेक्ट एक्टिव है, डूअर है, यानी करने वाला काम को है, तब एक्टिव वॉइस। और जब यहाँ हम इस सेंटेंस को देख रहे हैं कि यहाँ जो सब्जेक्ट है माई स्कूल, यानी ये सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट होकर भी ये प्यार करने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि जब काम हो रहा है उसके असर को ये झेल रहा है। और इस तरह से माई स्कूल इज़ लव्ड बाय मी, ये हो गया पैसिव वॉइस, जहाँ पर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट एक्टर या डूअर नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है, बल्कि काम जो हो रहा है उसको रिसीव कर रहा है, यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन या सफरर ऑफ द एक्शन, काम को झेलने वाला है। एक्टिव में सब्जेक्ट काम खुद करता है, पैसिव में सब्जेक्ट काम को ना करके काम के असर को झेलता है या पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वॉइस के टाइप्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वॉइस 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ वॉइस, वॉइस के प्रकार, वॉइस 3 तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मिडिल वॉइस। बिल्कुल सही, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मिडिल वॉइस। आज हम लोग केवल एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की बात करेंगे, और मिडिल वॉइस दैट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग, उसके लिए एक अलग सा एक्सप्लेनेशन और एक अलग सा वीडियो तैयार किया जाएगा और अपलोड किया जाएगा बहुत जल्द ही। अभी हम लोग पूरी तरह से कंसंट्रेट करेंगे, बात को समझेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, हम लोग जानते हैं एक्टिव, ये जो वर्ड है एक्टिव, ये लैटिन भाषा के एक्टिवस, लैटिन भाषा के एक्टिवस नामक शब्द से बना है, और एक्टिवस इसका मतलब होता है डूइंग, करना। और पैसिव वॉइस की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं ये लैटिन भाषा के पैसिवस नामक वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है सफरिंग। एक्टिवस मतलब डूइंग और पैसिवस मतलब सफरिंग, और यही मतलब ही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के सारे कॉन्सेप्ट को खोल दे रहा है। एक्टिवस डूइंग, यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम को खुद करता है, पैसिवस सफरिंग, यानी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट काम को खुद नहीं करता है, बल्कि काम के असर को खुद झेलता है। और जब भी हम अंग्रेजी बोलें या लिखें, इस बात का ध्यान रखें, अगर हमको ऐसा आइडिया हो कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव है, काम कर रहा है, उस सेंटेंस को हम एक्टिव में लिखें। और जब हमें ये फीलिंग हो, ये आइडिया आए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, बल्कि काम के असर को सफ़र कर रहा है, झेल रहा है, तब हम उस तरह के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में रखेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं एक सेंटेंस के वॉइस के बारे में, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और वो जो सेंटेंस है आई एम अ बॉय, और लोग जब पूछते हैं आई एम अ बॉय, इसका वॉइस क्या होगा, इसका वॉइस आप ये सारे एंगल से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम अ बॉय व्हेन माई जेंडर इज कंसीडर्ड, आई एम अ बॉय व्हेन माई जेंडर इज कंसीडर्ड, या आई एम अ बॉय व्हेन माई जेंडर इज थॉट ऑफ, या आई एम अ बॉय व्हेन अ कंसिडरेशन ऑफ माई जेंडर इज मेड। और इन तीनों में से एरो जो दिया गया है, इन तीनों में से किसी भी एक को व्हेन के साथ जोड़कर हम देखेंगे कि आई एम अ बॉय, इसका वॉइस हमारे पास रेडी है। आई एम अ बॉय व्हेन माई जेंडर इज कंसीडर्ड, या आई एम अ बॉय व्हेन माई जेंडर इज थॉट ऑफ, या फिर आई एम अ बॉय व्हेन अ कंसिडरेशन ऑफ माई जेंडर इज मेड। इस तरह से आप इसका वॉइस बना सकते हैं। यहाँ एक्टिव वॉइस, a verb is said to be in the active voice
when the action denoted by it is done by the subject. बिल्कुल सही. A verb is said to be in the active voice when the action denoted by it is done by the subject. Be careful over here. Observe, done by the subject, यानी जब सब्जेक्ट के द्वारा वाक्य में काम संपन्न हो तब सेंटेंस एक्टिव वॉइस. चलिए अब पैसिव वॉइस के डेफिनेशन को देखते हैं. पैसिव वॉइस, अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय इट इज डन टू द सब्जेक्ट. बिल्कुल सही. अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय इट इज डन टू द सब्जेक्ट. अगर हम वॉइस के पैसिव वॉइस के डेफिनेशन को क्लियरली ऑब्जर्व करते हैं तो टू द सब्जेक्ट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेफिनेशन बाय द सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट. वहाँ पर हम समझें कि काम हो रहा है बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा, और यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्शन हो रहा है और उस एक्शन का फल इज डन टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर पड़ रहा है और तब उसे पैसिव वॉइस कहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के डेफिनेशन को रीडिफाइन करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में और देखते हैं कि यहाँ नया डेफिनेशन क्या है. एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द एक्टर और डूअर. बिल्कुल सही. व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द एक्टर और डूअर ऑफ द एक्शन, यानी जब सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का एक्टर है, डूअर है, काम को करने वाला है, इट इज़ कॉल्ड द एक्टिव वॉइस. वहीं पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द सफरर और रिसीवर ऑफ द एक्शन, इट इज़ कॉल्ड द पैसिव वॉइस. यानी जहाँ सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का सफरर है या रिसीवर ऑफ द एक्शन, एक्शन को सफ़र करने वाला या रिसीव करने वाला, तो वहाँ पैसिव वॉइस कहलाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं और वॉइस के डेफिनेशन को देखते हैं. वॉइस के डेफिनेशन की जब बात हम कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है कि पहले हम लोग वॉइस के पूरे कॉन्सेप्ट को समझे, टाइप्स को समझे, डेफिनेशन को समझे और फिर सारी जानकारी हासिल करने के बाद अब बात कर रहे हैं वॉइस के डेफिनेशन. बिल्कुल सही, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब आप एक्टिव वॉइस के सारे डेफिनेशन को लेते हैं, पैसिव वॉइस के डेफिनेशन को लेते हैं, दोनों को कंबाइन कॉम्पैक्ट कर दीजिए, वॉइस का डेफिनेशन आपको मिल जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के डेफिनेशन में ही वॉइस का डेफिनेशन छिपा हुआ है और वो इस तरह से, वॉइस इज़ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज वेदर द सब्जेक्ट एक्ट्स और इज एक्टेड अपॉन. वॉइस क्रिया का रूप है, क्रिया का रूप ही वॉइस है. ये चीज़ हमेशा याद रखना है. वॉइस वर्ब से जुड़ा हुआ विषय है, तो क्रिया के रूप को ही वॉइस कहते हैं जो दिखलाता है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है, मीन्स द सब्जेक्ट एक्ट्स, या फिर ये दिखलाता है द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन, यानी सब्जेक्ट काम से प्रभावित हो रहा है.